Hello friends. So today's CA Foundation June 24 पेपर अकाउंट्स पेपर, उम्मीद है कि आपका पेपर अच्छा गया। पेपर तो नॉर्मल था, मीडियम लेवल था, कुछ खास, कुछ नया, ट्रिकी, कुछ डिफ़िकल्टी था ही नहीं। एक पेपर में एक ऐसी पॉइंट थी जहां थोड़ा सा मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ठीक लगा मुझे। चलो आज हम जरा फटाफट एक पेपर का रिव्यू ले लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमारे ट्रू फॉल्स। इफ क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस देन इट डज नॉट एंटर इन ट्रेडिंग अकाउंट। अरे ये तो यार एकदम सिंपल सिंपल इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। ट्रू, बहुत ही आसान से सवाल पूछे हैं बच्चों। ट्रू, इफ account is posted on the wrong account, written on the wrong side, it is called error of principal. False, this is called error of commission. Accounting standards can override the statute. No, accounting standard cannot override law. Promissory note is different from bill of exchange. Yes, because amount is paid by the maker in case of former. Yes, acceptor in case of letter. Yes. तो दोस्तों प्रोमिजरी नोट में जो प्रोमिजरी नोट बनाता है वो पैसा देता है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो एक्सेप्ट करता है ड्रॉई वो पैसा देता है। ऑल एरर्स आर रेक्टिफाइड बाय मीन्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। फॉल्स, सम ऑफ द एरर्स यू डोंट रेक्टिफाई विद जर्नल एंट्रीज। अगेन इट डिपेंड्स कि आपका मेथड कौन सा है, स्टेज कौन सा है। रिवेल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ट्रू। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल आज दिए हुए हैं। चलो हम आगे बात करते हैं। थियोरी भी आपको बहुत आसान पूछा है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, थियोरी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे जीएसटी वाला जर्नल एंट्रीज की। हमने पहले परचेज किया है गुड्स, तो आपका दोस्तों परचेज कितना रहेगा, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 1,50,000 का परचेज किया है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो आपको पता है पहले हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, फिर हम उसमें जीएसटी ऐड करेंगे। तो दोस्तों हमारा परचेज कितना आएगा, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 1,50,000 का परचेज है, उसमें से टीडी कटेगा 10%, 15,000 का टीडी काट के बाकी 1,35,000। दोस्तों आप इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी ऐड कर देंगे तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। 6% आई थिंक 8,100 आप टोटल कर दीजिए, यू गेट योर फाइनल आंसर। अच्छा, सेल्स टू मोहित। अच्छा, इसकी जर्नल एंट्री आपको बतानी है, तो बच्चों जर्नल एंट्री यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। आपका परचेज की जर्नल एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट। देखो आपको पता है आप टीडी ये क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो आपका परचेज का फिगर कितना आएगा, 1,35,000। ठीक है, तो परचेज का फिगर 135, आपने इनपुट सीजीएसटी रिकॉर्ड करना पड़ेगा 8,100, 135 का 6%, ठीक है ना। हाँ, और आपने इनपुट और क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इनपुट एसजीएसटी 8,100। अच्छा, अब देखो ये कैश परचेज है कि क्रेडिट परचेज है। फ्रॉम सोनू लिखा है, और अगर सोनू नाम लिखा है मतलब ये क्रेडिट परचेज है, तो बच्चों इसको बोल देंगे सोनूज अकाउंट। टोटल कर दीजिए आप 8,100, 8,100, 1,35,000। सो दैट कम्स टू, दोस्तों मैं इसका पूरा डिटेल में आंसर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ ओरली डिस्कस करूंगा, कुछ कैलकुलेशंस डिटेल में रिकॉर्ड करूंगा, डिटेल में सॉल्व करूंगा। तो ये आपका पहला एंट्री हो गया। अच्छा, आप सेल की बात करते हैं। मोहित को हमने सेल किया है 50,000, जिसमें जीएसटी कितना लगाया है, 5% सीजीएसटी, 5% एसजीएसटी, और उसमें से 40% उसने अभी दे दिया है। तो दोस्तों इसकी कैलकुलेशंस कैसे होगी, आप इसकी अगर मैं कैलकुलेशंस करूंगा सेकेंड, तो आपकी सेल्स की वैल्यू है 50,000। उसमें आपने सीजीएसटी 5% जोड़ना है, एसजीएसटी 5% जोड़ना है। ये हो गया 2,500, ये हो गया 2,500। तो दोस्तों ये हो गया 55,000। अच्छा, इसमें से अभी कितना पैसा दे रहा है वो, 40%। 40% होता है 22,000। तो बाकी फ्यूचर में कितना देगा, 60%, वो होता है 33,000। अब इसकी हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे,
हमने किसको सेल किया है बच्चों, पहले ये देखें। हमने बेचा है, दिस इज सोल्ड टू होम, मोहित, मोहित को बेचा है। आप ऐसा बोल सकते हैं, आप इसको पार्टली क्रेडिट सेल बोलेंगे, पार्टली कैश सेल्स बोलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, हाउ टू रिकॉर्ड दिस, यू विल से कैश अकाउंट डेबिट 22,000, मोहित अकाउंट डेबिट 33,000 टू सेल्स अकाउंट 50,000 टू आउटपुट CGST 2,500 टू आउटपुट SGST 2,500। तो आपकी दोस्तों एंट्री नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारा अगला मुद्दा है थर्ड, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, मतलब ये ड्राइंग्स हो गए। तो हमने पढ़ा है कि जब भी आप ड्राइंग्स करते हैं तो आपको जो इनपुट GST है वो रिवर्स करना पड़ता है, उसका क्रेडिट उतना रिवर्स करना पड़ता है। तो आपका कितना GST है, 6%, 6%, 25,000। तो दोस्तों इसका हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा, हम लोग ड्राइंग्स को डेबिट करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। तो आपका 25,000 का परचेज है और आपका 25,000 पे 6%, 1,500, 1,500, ये हो गया 15, 15, 3, मतलब टोटल कितना हो गया 28। तो हमारा तीसरा कैलकुलेशन एंट्री भी हो गया। चौथा है मशीन परचेज्ड फ्रॉम ब्राइट इंडस्ट्रीज फॉर 2 lakhs प्लस CGST SGST 99 प्लस 1,000 पेड इमीडिएटली बाय चेक, बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 2 months। तो ये वापस पार्टली कैश पार्टली क्रेडिट हो गया। तो पहले तो इसकी आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशंस पहले करता हूँ। हाँ, तो आपका मशीन का 2 लाख का मशीन है, प्लस बच्चों इसमें CGST 9% जोड़ेंगे, 18,000 हो जाएगा, प्लस हम SGST इसमें 9% जोड़ेंगे, ये भी 18,000 हो जाएगा, 2,36,000 रुपीज़। अच्छा, इसमें से पेड कितना है, 1 लाख रुपया। फ्यूचर में पे कितना करेंगे, बाकी बच गया 136। हो गया अपना कैलकुलेशंस तैयार। हाँ, अब बच्चों इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है, वो आपका होगा मशीन अकाउंट डेबिट। भाई मशीन कितने का है, 2 लाख रुपए का। अच्छा, इनपुट CGST 18,000 डेबिट करेंगे, इनपुट SGST 18,000 डेबिट करेंगे, टू बाय चेक पे किया 1 लाख रुपया, एंड टू आपने वो पार्टी का नाम क्रेडिट करना है, ब्राइट इंडस्ट्रीज, आप जहाँ से ये मशीन खरीदे। ब्राइट इंडस्ट्रीज इज अ creditor to whom we have to pay this amount and we will pay this amount after 2 months। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1C। बहुत ही सिंपल था, बहुत आसान था। उम्मीद है कि आपने इसमें प्रॉपर आंसर किया होगा, कोई मार्क्स आपके नहीं जाएंगे। बच्चों आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे डिटेल्ड डिस्कशन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2A रेक्टिफिकेशन की बात करेंगे। 31 मार्च 24 ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ और डिफरेंस गया सस्पेंस अकाउंट में, मतलब ये आपका सेकंड मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन है। अब इसको देखते हैं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मज़ा आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। ये तो बेसिक लेवल के पॉइंट्स हैं और काफ़ी कुछ मॉड्यूल से, काफ़ी कुछ चीज़ें मॉड्यूल से, मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही कनेक्टेड हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि ये बच्चों का पेपर अच्छा गया होगा। टोटल ऑफ सेल्स रिटर्न बुक फॉर Jan 24 हैज़ बीन कास्टेड शॉर्ट बाय 1,000। दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स रिटर्न को इन्होंने कम किया है तो हमें और 1000 बुक करना पड़ेगा। सो विल डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, और एंट्री कंप्लीट करने के लिए विल यूज सस्पेंस अकाउंट। फ्रेट फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 6500 वॉज पोस्टेड टू फ्रेट अकाउंट। तो ये हमें मशीन में डेबिट करना चाहिए था, हमने गलती से फ्रेट में डेबिट किया, तो हम मशीन में डेबिट कर देंगे 6500, और फ्रेट में गलती से डेबिट किया है क्रेडिट कर देंगे बच्चों। तो आप
फ्रेट में क्रेडिट कर देंगे। प्रॉब्लम इज अमाउंट दोनों में अलग अलग है। आपने फ्रेट में 5600 गलती से डेबिट किया तो क्रेडिट 5600 करेंगे, तो आपका ना अकाउंट अभी एंट्री टैली नहीं होगा, तो डिफरेंस कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों? सस्पेंस। आई थिंक इट इज 900 रुपीज। अच्छा, तीसरा, गुड्स ऑफ वैल्यू 2500 रिटर्न बाय कस्टमर वर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। अब ये सेल्स रिटर्न है तो इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी बच्चों? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कितनी? 2500। इन्होंने गलत एंट्री क्या पास किया है? इन्होंने सेल्स की एंट्री पास कर दी, कस्टमर टू सेल्स 2500, लेकिन जब पोस्टिंग कर रहे थे तो कस्टमर को क्रेडिट कर दिया 2500 से। पोस्टेड देयर फ्रॉम टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, बट कस्टमर को मतलब काट साट के क्रेडिट करना था, क्रेडिट इफेक्टिव हो गया। अब प्रॉब्लम किस में है? देखो, कस्टमर को ओरिजिनल एंट्री देखो क्रेडिट करना था तो क्रेडिट हुआ, यस और नो? और आपका कस्टमर को क्रेडिट हुआ तो कस्टमर ने कोई रेक्टिफिकेशन की नीड नहीं है। सेल्स रिटर्न और सेल्स को रेक्टिफाई करेंगे। कैसे रेक्टिफाई करेंगे? सेल्स को गलती से क्रेडिट किया है तो सेल्स को डेबिट कर देंगे 2500 से, और सेल्स रिटर्न को डेबिट नहीं किया कर देंगे, एंड वी विल कंप्लीट द एंट्री यूजिंग व्हाट अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों, ये हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी। उम्मीद है यू आर गेटिंग इट। And now we'll proceed further. 18,000 paid for purchase of old motorcycle for personal use of Mr. Sarvesh Kumar debited to conveyance account. अब देखो, ये तो पर्सनल है, मतलब ये ड्राइंग्स में डेबिट होना चाहिए। गलती से किधर डेबिट हुआ? कन्वेंस में। तो कन्वेंस में बच्चों क्रेडिट कर देंगे, कन्वेंस में क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट है? 18,000। और क्योंकि ये पर्सनल यूज़ है, मोटरसाइकिल में डेबिट नहीं कर सकते क्योंकि ये पर्सनल यूज़ है, तो इसको कौन से अकाउंट में डेबिट करेंगे? ड्राइंग्स अकाउंट में डेबिट करेंगे। हो गया आपका चौथा भी। परचेज ऑफ 6700 हैड बीन पोस्टेड टू क्रेडिटर अकाउंट एज 6000, मतलब क्रेडिटर अकाउंट में क्रेडिट होता है। 6700 की जगह 6000 क्रेडिट हुआ, मतलब क्रेडिटर में 700 का शॉर्ट क्रेडिट हुआ। तो दोस्तों, कैसे क्रेडिटर में हम क्या करेंगे? 700 का क्रेडिट कर देंगे, और एंट्री कंप्लीट करने के लिए किसको लेके आएंगे? सस्पेंस अकाउंट को लेके आएंगे, सस्पेंस टू क्रेडिटर्स। तो ये भी हो गया अपना। रिसीट ऑफ कैश 5000 फ्रॉम अविनाश वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा, आप देखो, अगर रिसीट होती है तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू अविनाश अकाउंट, मतलब अविनाश को क्रेडिट होना चाहिए, बट हमने गलती से उसको क्या किया? डेबिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अविनाश को अब क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन याद करना, रॉन्ग साइड अगर गया तो आपको करेक्ट साइड डबल अमाउंट से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तो 10,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा, और एंट्री कंप्लीट करने विल टेक अप व्हाट अकाउंट? सॉरी, सस्पेंस अकाउंट को हम पिक्चर में लेके आएंगे। तो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 6। A check for 2500 receipt from Mr. Alok had been dishonored and was posted to debit of Mr. Ashok. तो आप देखो, आपका चेक डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या पास करते हैं? द एंट्री इज, चेक मिलने का एंट्री को रिवर्स करते हैं, तो एंट्री शुड हैव बीन आलोक टू बैंक, बट इसने गलती से अशोक को डेबिट किया है, तो अशोक को गलती से डेबिट किया है तो अशोक को क्रेडिट कर देंगे, और सही अकाउंट आलोक को डेबिट कर देंगे। कितना अमाउंट है बच्चों? 2500 रुपये। बहुत सिंपल है, इजी है। तो आप चेक करते जाओ आपके आंसर्स, कोशिश करो, अभी मत करो, आराम से आपके सब एग्ज़ाम्स हो जाएं तो आराम से। और आगे की जो बैचेस हैं, सितंबर की बैच, जैन की बैच, जब भी आप अपना पढ़ाई कर रहे हैं, आपका पोर्शन ख़त्म हो रहा है, तो आप ये वीडियो देख के अपना पूरा पेपर का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, सेल ऑफ 8500 टू दीपक वाज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक करेक्टली बट वाइल पोस्टिंग लेजर क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। अब देखो, आपने सेल किया तो एंट्री क्या होगा बच्चों? दीपक टू सेल्स, वो तो बोला सही रिकॉर्ड किया, बट पोस्टिंग में उसके अकाउंट में डेबिट करने की जगह क्रेडिट कर दिया, मतलब दीपक में खाली गलती है, रॉन्ग साइड चला गया। तो रॉन्ग साइड चला गया तो दीपक को अब डेबिट करके, दीपक को हम क्या करेंगे? डेबिट करके उसको करेक्ट साइड लेके आएंगे। लेकिन याद रखना, 17,000 से दीपक को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप रॉन्ग साइड गए तो करेक्ट साइड डबल अमाउंट रेक्टिफिकेशन में आता है
टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इसके बाद बच्चों टोटल ऑफ डिस्काउंट अलाउड कॉलम इन द कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 23 3800 वॉज नॉट पोस्टेड। देखो डिस्काउंट अलाउड कॉलम का टोटल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में पोस्ट होता है, पोस्ट करना भूल गए, कर दो। तो आप कैसे उसको रेक्टिफाई करेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में इसको पोस्ट करेंगे, डेबिट कर देंगे 3800 और रेक्टिफिकेशन एंट्री कंप्लीट करने के लिए क्रेडिट कर देंगे किसको, सस्पेंस अकाउंट को। बहुत ही सिंपल। सेल्स ऑफ ओल्ड ऑफिस टेबल 2200 ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स। तो आपने इसको क्रेडिट किसको करना चाहिए था, ऑफिस टेबल मतलब फर्नीचर क्रेडिट करना चाहिए, आपने सेल्स को क्रेडिट किया। तो आप क्या करने वाले हैं, सेल्स को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। गया फर्नीचर, तो फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स को क्यों क्रेडिट कर दिया। रेक्टिफिकेशन इज डन, ऑल योर रेक्टिफिकेशन सम इज, कितने मार्क्स का था रेक्टिफिकेशन, बढ़िया सम, सिंपल सम था, आई थिंक फॉर 12 मार्क्स। क्या चाहिए, और बोनस ही बोनस है आपका। चलो हम आगे बढ़ते हैं। नाउ इज योर डेप्रीसिएशन। और डेप्रीसिएशन सम अच्छा सम है, बट इसमें एक मेरे को दिक्कत है सम में, मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ सम को, आप ज़रा इसके ऊपर थोड़ा सोचना। क्या दिया है इसमें आप देखो ध्यान से बच्चों, उन्होंने हमें इसमें ऑन 1 अप्रैल 22 LMP which depreciate machinery at 10% on diminishing balance method at 972 debit of machinery account। मतलब ये मशीनरी पुराना मशीनरी है, ये बैलेंस दिया हुआ इस डेट को आपको, ठीक है। ऑन 1 अक्टूबर 22 पार्ट ऑफ मशीन परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 20 फॉर 80 वॉज सोल्ड। एक पुराना मशीन का एक पार्ट मशीन मतलब बेच दिया। अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 150 वॉज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 22। डेट्स का बहुत ध्यान करना। एंड इंस्टॉल्ड ऑन द सेम डेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस 8000, तो जोड़ देंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है मुझे। The company changed the method of depreciation from diminishing method to straight line method with effect from 1 अप्रैल 20। मुझे ऑब्जेक्शन इसमें है with effect from 1 अप्रैल 20, मतलब आज आप कौन सी डेट को बैलेंस दिए हैं, 1 अप्रैल 22, और आपको बोल रहे हैं कि आप 1 अप्रैल 20 से उसको आप डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करेंगे। बच्चों इसको हम बोलते हैं क्या, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन मेथड, रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन मेथड। और आपको बता दूं अब रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन मेथड तो अलाउड ही नहीं है। अगर अलाउड ही नहीं है तो पेपर में कैसे पूछ सकते हैं, आप देख लो स्टडी मटेरियल से भी सब निकाल दिया है, ऑल रिमूव्ड फ्रॉम स्टडी मटेरियल। तो दिस इज आई थिंक समथिंग अ प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम में बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेथड अलाउड ही नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप देखो आई थिंक इंस्टीट्यूट हैज टू वर्क ऑन इट कि ये उन्होंने ऐसा रिट्रोस्पेक्टिव चेंज इन मेथड क्यों दिया है। इट शुड नॉट बी गिवन इन द पेपर। आप मॉड्यूल चेक करो, आप अगर कुछ साल पुराना मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें रिट्रोस्पेक्टिव मेथड है, बट अब नया मॉड्यूल देखो ना, AS 10 में रेक्टिफिकेशन हो गया है, AS 6 निकल गया था, AS 6 में रिट्रोस्पेक्टिव मेथड था डेप्रिसिएशन, अब वो निकल चुका है। अब रिट्रोस्पेक्टिव अलाउड ही नहीं है, प्रोस्पेक्टिव अलाउड है। तो इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 22 लिखना चाहिए था इसको, ठीक है ना। ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ घोटाला है। चलो मतलब इन्होंने पुराना सम दे दिया है, बट उसको करंट रूल के हिसाब से चेंज करना थोड़ा भूल गए हैं। चलो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों हम क्वेश्चन 3 भी आ गए, फटाफट चेक कर रहे हैं हम लोग सब चीज़ें। हमारा क्वेश्चन 3 NPO का है और मुझे अच्छा लगा, सम बहुत ही सिंपल सम है, कुछ इसमें ट्रिकी पॉइंट्स दिख नहीं रही हैं, तो हम फटाफट इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, ओके, और आपको बैलेंसेस दिए हैं, ओपनिंग बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हैं। तो आपको बनाना क्या है बच्चों, मैंने बीच में पेज इंसर्ट किया है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना है। तो ये काफ़ी कंफर्टेबल क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ खास चीज़ें नहीं। हाँ कैलकुलेशंस लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा, बट 12 मार्क्स के लिए है, थोड़ा तो लेंदी होएगा। तो इसमें आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी।
क्यों? क्योंकि इसमें ओपनिंग कैपिटल आपको आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है। बाकी चीज़ें तो ठीक लग रही हैं, तो मैं फटाफट फॉर्मेट बना लेता हूं इसका बच्चों। चलिए दोस्तों, फॉर्मेट तैयार हो गया। लेट्स स्टार्ट। हमारा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है, ये हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में लेना पड़ेगा। 5200, 35,500 कैश, 5200 बैंक 35,500। सो ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस ओपनिंग बैलेंस शीट में ले लिया। सब्सक्रिप्शन 2,95,000, और आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस है। तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा पूरा इक्वेशन डालना पड़ेगा। बाय सब्सक्रिप्शन एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एड ओपनिंग एडवांस लेस क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, 295 इज द सब्सक्रिप्शन दैट हैज़ बीन रिसीव्ड। आउटस्टैंडिंग की बात करेंगे 18,700, 20,700, राइट ना? ये थोड़ा, हाँ, 20,600 क्लोजिंग है, 18,700 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। आपका इन एडवांस जो है वो आपका 8,400 क्लोजिंग है, और ओपनिंग है 7,000 रुपीज़। तो दोस्तों इनको ऐड करके आपका 295 See, I am doing the calculations very fast, so if there is some calculation error, please excuse me. Conceptually हम सब ठीक जाएंगे, कैलकुलेशन कोई एरर हुआ तो आप संभाल लेना बच्चों। अच्छा, उसके बाद एंट्रेंस फीस के बारे में इन्होंने लिखा है कि एंट्रेंस फीस को 60% कैपिटलाइज करना है, तो हमें कैपिटल फंड में एंट्रेंस फीस ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, एंट्रेंस फीस है कितना? एंट्रेंस फीस का अमाउंट है हमारा 50,000 का 60%, मतलब 30,000 रुपया कैपिटल में जोड़ना पड़ेगा। तो बाकी 40% आपको एंट्रेंस फीस को कहाँ लेना पड़ेगा? 40% 20,000 रुपया इनकम में ले लेंगे। ओके, तो एंट्रेंस फीस हो गया, मिसलेनियस इनकम में लेंगे, और 19,850। ओके, उसके बाद हमारा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो आपको जरा इन्वेस्टमेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। नीचे इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारे पास, 8% गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, 1,00,000 रुपए के 8%, 1,00,000 का होता है 8,000 रुपया, और कितना मिला है? 8,000। देखो कितना मेहरबान है आपके ऊपर इंस्टीट्यूट। नो अक्रूड इंटरेस्ट, हाँ, नो अक्रूड इंटरेस्ट। और ये आप इन्वेस्टमेंट्स जरा ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डाल दो, और इन्वेस्टमेंट्स बच्चों क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी डाल दो। चलो ठीक है, लेट्स टेक अप दी सैलरीज। सैलरीज में बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो हम उसको एडजस्ट करेंगे, एक्सपेंस में डालेंगे सैलरीज। सैलरीज का अमाउंट है आपका 155, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग इज 12,400, एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 12,400 लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज हाउ मच? 10,200। अच्छा, तो 155 प्लस 20,000, 12,400 माइनस 10,200, तो ये आता है 157,200 रुपीज़। अच्छा, इसके बाद आपका रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी आई थिंक पेपर में ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बस हर चीज़ को अच्छे से अपनी अपनी जगह पे सेट करना है, कुछ खास इसमें कॉम्प्लिकेशन है नहीं। इक्विपमेंट में आपका परचेज है, आपको मैं बता देता हूँ, ये इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड जाएगा, इसमें आपका आउटस्टैंडिंग एडजस्ट करेंगे। लाइब्रेरी बुक्स की हम बात करेंगे। लाइब्रेरी बुक्स आपके ओपनिंग बैलेंस 22 हैं, और आपने और कितने खरीदे? 10,500, तो आपको तो दोनों जोड़ने पड़ेंगे, और इट इज़ सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन। लाइब्रेरी बुक्स आर रिवैल्यूड एंड वैल्यू इज़ 30,000। सो आप देखो 10,000, ओपनिंग बैलेंस कितना था? 22, नए कितने खरीदे?
10,500, मैं थोड़ा ओरली सॉल्व करता हूँ। 10,500 और 22, तो ये आपके हो गए 32,500, लेकिन आपने रीवैल्यू कितने में किए हैं? 30,000 में। तो दोस्तों आपका 2,500 क्या चार्ज करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा, अभी डेप्रिसिएशन आपको इस पे भी चार्ज करना पड़ेगा, आपका इक्विपमेंट और फर्नीचर पे। और इसमें इक्विपमेंट आपका ओपनिंग बैलेंस है 41,500 प्लस आपने इक्विपमेंट खरीदा 28,500, 41,500 एंड 28,500, तो आपका इक्विपमेंट हो गया 70,000। इस पे आप परसेंटेज डेप्री लगा दो। बोलता है एडिशन पे भी डेप्री लगाना है, और कितना डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों? इक्विपमेंट पे 15% डेप्री लगाना है। तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 10,500 रुपया। अच्छा, फर्नीचर में 10% डेप्री है, लेकिन फर्नीचर में कोई एडिशन है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है ओपनिंग बैलेंस पे ही 10% लगा देंगे। ओपनिंग बैलेंस है फर्नीचर का 65,500 का 10% मतलब 6,550 रुपीज़। ओके, और लाइब्रेरी बुक्स हो गया, न्यूज़पेपर मैगजीन्स इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट होगा, एक्सपेंसेस इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट, ये आपके क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएंगे। अच्छा, सब एडजस्टमेंट्स हमारे लगता है हो गए। इंटरेस्ट अक्रूड ऑन बॉन्ड्स। अच्छा देखो, ये एक अच्छा एडजस्टमेंट दिया है। अच्छा, ये एडजस्टमेंट ये बोलता है कि आपके बॉन्ड्स का इंटरेस्ट अक्रूड भी है। कुछ नहीं है, आपका आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना है? 8,000 ऐड क्लोजिंग अक्रूड इंटरेस्ट माइनस ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट। क्लोजिंग अक्रूड 2,000, ओपनिंग अक्रूड 2,000, आउटर कॉलम में वापस 8 ही जाने वाला, क्योंकि 8% 1 लाख का 8,000 होता है, तो आउटर कॉलम में 8,000 ही जाएगा। उसमें कुछ ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, कुछ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। और ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल है, सेट ऑफ हो जाता है, फाइनल इनकम 8 ही जाएगा। हमने ये भी ले लिया, सब्सक्रिप्शन ले लिया। सब्सक्रिप्शन का सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में भी लेना है, आपको पता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मुझे लगता है आई थिंक दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल सम, आप आसानी से आगे जा सकते हैं, नो नीड टू वरी। अच्छा, अगला सम उठा लेते हैं पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप के सम में देखें, एक ओवरऑल डिस्कशन ले लेते हैं। 3:1 का पुराना रेशो है इनका, ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में कुछ आपका इंसॉल्वेंसी भी नहीं दिख रहा है मुझे। मतलब ये आप बोल सकते हैं कि ये तो एक 12th के लेवल का सम हो गया, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे? असेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन में, लायबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र रियलाइजेशन में, बुक वैल्यू पे, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड पीएसआर में, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अच्छा, फिर देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट व्हिच वाज सोल्ड, सेल ऑफ एसेट। असेट रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है? सेल करने की एंट्री सेम आएगी। बैंक, कैश बैंक टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर agreed to take over some items of furniture of book value 25 at 24। तो दोस्तों ये आपका जो क्रेडिटर है, टोटल क्रेडिटर कितने हैं आप देखो, क्रेडिटर्स टोटल कितने हैं, जरा क्रेडिटर्स की सेटलमेंट कर लेते हैं। टोटल क्रेडिटर्स 1,24,000 के हैं, उसमें से एक क्रेडिटर 25,000 का है, नहीं, इस क्रेडिटर को हमने फर्नीचर दिया है। क्या दिया है? फर्नीचर। अच्छा, फर्नीचर बुक वैल्यू कितना है? 25,000, लेकिन एग्रीड कितने में दिया है उसको? 24,000। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आपके 24,000 में दिया है, मतलब 24,000 के क्रेडिटर सेटल हो गए। देखो, जितने में दिया है उतने के क्रेडिटर का हिसाब क्लियर हो गया। इसका मतलब है बाकी क्रेडिटर कितने के बचे? 1 लाख के, और आपने इसको 5% डिस्काउंट पे किया है, मतलब आपने इनको कितने में पे किया है? 95,000। अच्छा बच्चों, आप जब क्रेडिटर को फर्नीचर देंगे तो उसकी क्या करेंगे? कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, और इसकी एंट्री बहुत इजी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 95,000। तो क्रेडिटर का सबसे अच्छा पॉइंट था जो हमने डिस्कस कर लिया।
अच्छा, अब यहाँ पे लैंड बिल्डिंग, अच्छा एक और चीज़ है, लैंड बिल्डिंग बेच दिया, कैश टू रियलाइजेशन, मशीनरी बेच दिया, कैश टू रियलाइजेशन, फर्नीचर, बाकी फर्नीचर पी लेके गया 75 में। अगर पार्टनर कोई असेट लेके जाता है तो हम पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करते हैं टू रियलाइजेशन, टू असेट की जगह टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑफ रिजोल्यूशन, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू कैश। अच्छा, देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स व्हिच हैज टू बी पेड फॉर 3500। ये एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको हमें पे करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड है कि अनरिकॉर्डेड है, इट इज टू बी पेड थ्रू रियलाइजेशन। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपकी रहेगी इसमें, अगर आपको इंसॉल्वेंसी कुछ नहीं है तो कुछ तो अच्छा पॉइंट रहेगा। तो आप ध्यान देंगे, आपकी प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं लिखा है। किस किस के बारे में कुछ नहीं लिखा, जरा बात करते हैं। इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की बात की, इन्वेस्टमेंट्स तो अनरिकॉर्डेड है। क्रेडिटर्स का हो गया, जो हो गया उसको टिक करते, भाई क्रेडिटर्स का हिसाब हो गया, हाँ हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। इन्होंने फर्नीचर, हाँ फर्नीचर का हिसाब कर दिया, यस। लैंड बिल्डिंग बेच दिया। अच्छा, इसके बाद मशीन स्टॉक दोनों गया, मशीन गया, स्टॉक गया। अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने एक चीज़ मिस आउट की है, इन्होंने एक तो डेटर्स के बारे में कुछ नहीं लिखा और इन्होंने प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो अगर कोई असेट के बारे में कुछ नहीं लिखा तो हम अज्यूम करेंगे क्या, कलेक्टेड एट बुक वैल्यू, उसका बुक वैल्यू हमने को मिला। और अगर किसी लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करते हैं पेड एट बुक वैल्यू। बस बच्चों इसी चीज़ को पकड़ के चलो, क्लोज कर दो, सब चीज़ें अपने आप सेट हो जाएंगी। अगर किसी पार्टनर का नेगेटिव बैलेंस आया तो उससे पैसा लेना पड़ेगा। देखें नेगेटिव आ सकता है क्या, आई डोंट नो, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा। तो उससे पैसा लेने का, क्योंकि कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं है। ऑल क्लियर टिल नाउ? चलो, तो मैंने सॉल्व नहीं करके उसकी ट्रिकी पॉइंट्स आपको सब बता दी। अच्छा, अपना अगला सम एडमिशन ऑफ पार्टनर दिख रहा है। अन्नू मन्नू, ये पुराने पार्टनर्स हैं, उनका पुराना 5:3 का रेशो है। ओके, बैलेंस शीट तो सीधा साधा बैलेंस शीट है। रानू को इन्होंने पार्टनर लिया है 1 अप्रैल को, 1/5 शेयर न्यू PSR दिया हुआ है आपको 532। रानू विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रानू। मैं जस्ट एक रफली आपको एंट्रीज बताते जाता हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, तो आपको गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा। और 3 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, तो आपको पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। आप जब इसका एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, एक बार निकाल लेते हैं, 87,000 प्लस 1,06,000 प्लस 122 डिवाइड बाय 3 करेंगे 1,05,000। सो आपका एवरेज प्रॉफिट सीधा लिख देता हूँ मैं। अच्छा, एक इसमें ना ओपिनियन डिफरेंस आ सकता है। एक ओपिनियन डिफरेंस ये आएगा, आप अगर देखेंगे प्रॉफिट्स ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, तो अगर कोई बोलेगा कि सर इसको हमको वेटेड एवरेज मेथड से सॉल्व करना है, बिल्कुल गलत नहीं है। बट क्या होता है, दोनों ओपिनियंस राइट दिए गए हैं, तो मैं सिंपल एवरेज से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1,05,000 का आपका एवरेज प्रॉफिट है, इंटू 2 years परचेज 2,10,000 का आपका क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। अच्छा, अब ये गुडविल क्या किया, रानू विल ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो कैश में लाएंगे। अच्छा, उसका शेयर ऑफ रानू कितना है, शेयर ऑफ रानू जो है वो 1/5 होगा, बिकॉज रानू इज गिवन 1/5 शेयर, तो 2,10,000 का 1/5 ले लो भाई, डिवाइड बाय 5, 42,000। अच्छा, जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश होता है तो हम गुडविल बांट देते हैं। किस में बांट देते हैं बच्चों, हम ओल्ड पार्टनर्स में। क्या रेशो में बांट देते हैं, हम सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, अगर आपके क्वेश्चन में ओल्ड एंड न्यू रेशो दिया है, टेक द डिफरेंस। तो हमारा न्यू रेशो हाँ 5:3:2 दिया है, ओल्ड रेशो 5:3,
पर मैं आपको बोलूं निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अन्नू मन्नू रानू, मैं लिख के दिखा देता हूँ। अन्नू मन्नू रानू, इनका पुराना रेशो 5-3 है, इनका नया रेशो 5-3-2 है। और आपको पता है जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में रेशो सेम रहता है तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो भी सेम रहता है। आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लो, आपको चाहिए तो आप कैलकुलेट कर लो, 5-3 आएगा। अच्छा, तो आपका एंट्री क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू रानोज कैपिटल अकाउंट, 42,000 का गुडविल रानू विल ब्रिंग, और फिर ये गुडविल रानू के कैपिटल से निकाल के हम अन्नू और मन्नू को दे देंगे। तो 42,000 डिवाइडेड बाय कितना, 8, 5250 इंटू 5, so that comes to 26,250, 5250 into 3, 15,000, 750, 42,000। तो आपका यहाँ पे बच्चों गुडविल का अकाउंटिंग हो गया, कैपिटल का अकाउंटिंग हो गया, रिवैल्यू, देखो मैंने सम को तोड़ दिया है। आप बोलेंगे किधर गया? हाँ, it was also agreed that partners will not withdraw and goodwill will not appear in books। हाँ, मतलब रिटेन्ड वाला गुडविल है तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, फिर आपको रिवैल्यूएशन के लिए बोला है, बिल्डिंग 50,000 बढ़ाना है, 10% घटाओ, 80, 16, आई थिंक रिवैल्यूएशन आप आसानी से कर सकते हैं। RDD 5%, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन करो और उसका प्रॉफिट लॉस ओल्ड पार्टनर्स में बांट दो। तो मुझे तो ये सम तो काफ़ी आसान लगा, मतलब ऐसा लग रहा है कि 12th का सम है। हमने 12th में भी ऐसे लेवल के सम्स किए हैं। आपको याद होगा पार्टनरशिप में जब हम पार्टनरशिप का सम्स करते हैं तो दिमाग की बत्ती जल जाती है, बट यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल। मैंने आपको बोला था कि पार्टनरशिप में मॉड्यूल में बहुत ज़बरदस्त लेवल दे के रखा है, बट पेपर में ना इतना डिफ़िकल्ट सम वो बहुत कभी कभी पूछते हैं। ज़्यादातर वो एकदम ऑर्डिनरी सम्स पूछते हैं, नॉर्मल सम्स पूछते हैं, नॉर्मल बेसिक टेस्ट करते हैं नॉलेज का। दोस्तों, हमारा अगला सम, अभी हम क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए? हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षित ट्रेडर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। चलो, तो ये किस बारे में है जरा देख लेते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम के ऊपर है ये सम भी। मुझे लगता है काफ़ी कंफर्टेबल सम देखिए रखा है। जस्ट वेंट थ्रू दी सम, तो आपको इन्होंने 2 बैलेंस शीट देख के रखा है। ये आपका ना ओपनिंग बैलेंस शीट है। देखो, सिंगल एंट्री में मेथड कौन सा है? पहले तो मैं हमेशा एंड में पढ़ता हूँ। इसमें सेकंड मेथड फाइनल अकाउंट्स वाला मेथड है, मतलब हमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाना है तो बना लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमारा ये सम सॉल्व करके दूं, डिस्कस करते हैं, लेट्स सी। ये देखो, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है आपका, इसमें हमारा ओपनिंग कैपिटल है जो बहुत काम आएगा। और हम कुछ लेजर अकाउंट्स अगर बनाते हैं, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, तो ये सब ओपनिंग बैलेंसेस हमारे बहुत काम आएंगे। ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, तो कैश बैंक भी बना के दिया, क्या बात है। एग्जामिनर इज वेरी काइंड इनफ, उन्होंने कैश बैंक अकाउंट भी बना के दिया। नहीं तो आपको याद होगा हम हमेशा कैश एंड बैंक का वर्किंग नोट बनाते रहते हैं, इसने तो बेचारे ने मस्त बना के दे दिया। और क्या चाहिए? ओपनिंग बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक दिया है और कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं। आपको बोला है कि ट्रेडिंग P&L बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ। दोस्तों, मैं फटाफट इसका फॉर्मेट बनाता हूँ, इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, मैंने फटाफट फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं, फटाफट सम सॉल्व करते हैं। आपका ओपनिंग कैपिटल 6,05,000 है जो हम बैलेंस शीट में डाल देंगे। ओपनिंग कैपिटल 6,05,000। अच्छा, इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर ओपनिंग बैलेंस है, मैंने ओपनिंग अकाउंट बना दिया। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ओपनिंग डेटर्स पोस्ट कर दिया है। हम लोग हमेशा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आगे बढ़ते हैं, कैश एंड बैंक मतलब कैश बुक से आगे बढ़ेंगे। ओपनिंग कैश बुक, ठीक है। कैश सेल्स, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 11022 400। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स आएगा, उसमें कैश
122,400 और क्रेडिट सेल्स जो है वो हम डेटर्स अकाउंट में से निकाल लेंगे बच्चों। फटाफट 10 मिनट में सॉल्व करके देता हूँ आपको मैं। ये आपका हो गया, ठीक है। रिसीट फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स में कलेक्शन आएगा, कैश टू डेटर्स, कैश बैंक टू डेटर्स 8552, तो मैंने डेटर्स अकाउंट बना लिया है बाय कैश बैंक 8552। हमें क्लियरली दिख रहा है कि डेटर्स अकाउंट में से हमें क्रेडिट सेल मिलेगा। हमें जजमेंट आ जाता है कहाँ से क्या मिलेगा प्रॉब्लम पढ़ के। अच्छा, इसके बाद बच्चों रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स 3600 मिला है, ये हम पीएनएल में डाल देंगे। लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट तो नहीं है, तो उसके लिए हम एक बार चेक कर लेंगे भाई इन्वेस्टमेंट कितने के हैं। इन्वेस्टमेंट आप देख लो, हमारे बैलेंस शीट में ओपनिंग में दिख रहा है 60,000 के हैं, 6%, तो 6% 3600 होता है और 3600 हमारा इंटरेस्ट मिला है, तो नो अक्रूड इंटरेस्ट, तो इज़ ऑल फाइन, ठीक है। और बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट भी डाल देंगे भाई, 6% इन्वेस्टमेंट्स 60,000 रुपये, ओके। अच्छा बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेमेंट साइड में कैश परचेस है, ठीक है, तो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे परचेस डाल देंगे। परचेसेस, कैश परचेस इज़ हाउ मच, कितना है भाई, 948,400, जगह थोड़ा कम पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, टू परचेसेस कैश 948,400, तो क्रेडिट परचेज हम जोड़ेंगे, ये हमें क्रेडिटर अकाउंट में से मिलेगा। क्या बात है, इजी है सम, कुछ है ही नहीं, सम में दम ही नहीं है। और सैलरीज 412,800, ये दोस्तों पीएनएल में डाल देंगे। लेकिन याद करना, ऊपर सैलरीज में कुछ तो एडजस्टमेंट है, आप देखेंगे सैलरीज है 412,800, और ऊपर आप अगर ध्यान से देखेंगे आपके 9,000 रुपीज़ का आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है, और कुछ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है क्या, हाँ 14,800। ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, ऐड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, 14,800, ये कितना था 9,200, तो इसको क्लोज कर देंगे जैसे है। मैं एक ओवरऑल आइडिया देते जा रहा हूँ, फिर आप बाकी क्लोज कर लेना, ठीक है ना। ये भी हो गया। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में हम दिखा देंगे भाई, क्रेडिटर्स टू कैश बैंक 7545, क्रेडिटर्स टू कैश बैंक टू बैंक अकाउंट 7545, ये आपका क्रेडिटर्स अकाउंट। मेन क्या है, वर्किंग नोट से कहाँ से क्या मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैलरीज हो गया, रेंट टैक्सेस ये पीएनएल में डाल देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस पीएनएल में डाल देंगे, ड्राइंग्स आप लेस फ्रॉम कैपिटल कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैश इन हैंड डाल देंगे। अच्छा, अब आप डिस्काउंट अलाउड, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब जब भी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज दिया होता है तो हमारा ब्रेन हमें क्या बताता है कि भाई इस बार क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग रहेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा परसेंटेज से, तो क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होगा, वही हमें बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ठीक है। मतलब अपने को ना क्वेश्चन देख के जजमेंट आना चाहिए। अगर आपने इनफ प्रैक्टिस किया है तो आपको क्वेश्चन देख के जजमेंट आएगा कि कौन से रास्ते पे क्या मिलने वाला है अपने को, ठीक है। इसके बाद कौन सा स्टेशन है, इसके बाद कौन सा स्टेशन है, आपको पहले ही पता चल जाएगा। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड, तो डिस्काउंट टू डेटर्स, तो डेटर्स में हम लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड, जो भी अमाउंट है आप लिख दो। अच्छा, फिर आपका डिस्काउंट रिसीव्ड 62,500, आप अमाउंट भी डाल देता हूं, चलो। अच्छा, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अच्छा इसका कितना अमाउंट है बच्चों, क्रेडिटर्स का डिस्काउंट है 35,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये भी हमने पोस्ट कर दिया, ये भी हो गया अपना एडजस्टमेंट, डन विद दिस। क्लोजिंग बैलेंसेस भी लिख दिए, ये बैलेंस शीट में भी लिखने हैं आपको,
ये सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये बैलेंस शीट में भी लिखनी है। डेप्रिसिएशन आपको पता है बहुत आसान है, आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में दिए हैं असेट्स, उस पर डेप्री लगाओ, पीएनएल में डेबिट करो, बैलेंस शीट में लेस करो। अब मैं आपको खाली बताता हूँ क्लोज कैसे करना है। पूरा सम सॉल्व करने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको बच्चों क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, यहाँ पे आपको क्रेडिट परचेज मिल जाएगा। आप ये ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्रेडिट सेल्स मिल गया, ये चलो भाई बाहर लेके जाओ। क्रेडिट परचेज मिल गया, बाहर लेके जाओ। फिर आपको ओपनिंग स्टॉक मिलेगा ओपनिंग बैलेंस शीट से, ओपनिंग बैलेंस शीट में से ओपनिंग स्टॉक मिल जाएगा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग स्टॉक है 170,800, तो आपको ओपनिंग स्टॉक भी मिल गया। अच्छा, अब आपके इस सम में आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जीपी और क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, आपको जीपी आप निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, आपकी टोटल सेल्स का 12.5%। फर्स्ट एडजस्टमेंट बोलता है कि जीपी इज 12.5% ऑफ सेल्स, है ना, उम्मीद है। हाँ, तो आपका जैसे ही आपने जीपी कैलकुलेट कर लिया, आपका क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, उठा के सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में ले लो। और आप फिर बच्चों यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, जीपी को आप पीएनएल में ले लेंगे और आप इधर डेप्रिसिएशन ये सब एक्सपेंसेस जो भी मैंने और बोले डाल देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। और वो नेट प्रॉफिट आप किस में ऐड करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स लेस कर देंगे। और बाकी असेट्स, लायबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैश, बैंक, मशीन, सब डेप्री लेस करके सब पोस्ट करते जाएंगे। और फटाफट 10 मिनट का गेम, 15 मिनट का गेम, सम आपका टकाटक टैली हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है क्लियर टू एवरीवन। सो ये सम भी हमने खत्म कर दिया। हाँ, अब ये आपका सबसे फेवरेट चैप्टर आ गया, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में वापस वही हमारा फेवरेट रिकंसिलेशन पूछा है। 10 अप्रैल का स्टॉक दिया है, 31 मार्च का स्टॉक पूछा है, लेकिन हम हमेशा पहले लास्ट में ये पढ़ते हैं कि कौन सा वाला स्टॉक पूछा है, फिजिकल स्टॉक पूछा है कि ओनरशिप वाला। बोलता है फाइनल अकाउंट्स के लिए जो स्टॉक चाहिए वो निकाल के दो, मतलब आपको ओनरशिप वाला स्टॉक देना है। बहुत आसान है, मैं एक एक एडजस्टमेंट की बात करता हूँ और आपको सॉल्व करके देता हूँ, यहाँ पे ही हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, जितने जितने यहाँ पे हुए। तो पहला एडजस्टमेंट हमारा हमेशा का टेक्निक, आपको हमेशा का टेक्निक जो है वो जरा देख लेते हैं। आपने ये रिवर्स रिकंसिलेशन है, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर्स, मतलब आपने ये 10 दिन में गुड्स बेच दिए, मतलब आपके 10 अप्रैल के स्टॉक में नहीं है लेकिन 31 मार्च के स्टॉक में थे, तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों इसमें ना हमें क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट निकाल के प्लस करना पड़ेगा। तो आपका 1,10,000 जो है ये सेलिंग प्राइस है, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको किधर न किधर मार्जिन दिया होगा, परसेंटेज, आप 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो दोस्तों 1,10,000 का 20% 22,000, मैं इधर लिख देता हूँ, हाँ, आई विल मेक इट हियर। हाँ, तो आपका केस नंबर 1, आपका 10 अप्रैल को क्या पोजीशन है, 31 मार्च को क्या पोजीशन है, और आपका इफ़ेक्ट। तो आपका स्टॉक अपने को ऐड करना पड़ेगा, 1,10,000 में से 20% माइनस करके ऐड करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 88,000। ये आपका पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट नंबर 2 है सेल्स रिटर्न। देखो सेल्स रिटर्न ना उल्टा जाएगा, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो सेल्स का इफेक्ट दिया उसका उल्टा इफेक्ट सेल्स रिटर्न का जाएगा। अगर सेल्स ऐड हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐड हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स रिटर्न लेस होगा। तो आपका सेल्स रिटर्न 10,000 है बच्चों, इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस प्रॉफिट करना पड़ेगा, 8,000 रुपये आ जाएगा। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा है आपका गुड्स परचेज, सॉरी परचेज है 85, इंक्लूडिंग कैश परचेज, कैश है क्रेडिट है, क्या फ़र्क पड़ता है, 85,000 का परचेज है। तो मैं तो फटाफट टाइम सेव करने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने अगर सेल्स को ऐड किया है तो परचेज को लेस करेंगे, परचेज को क्या करेंगे, लेस करेंगे, ठीक है ना, इजी हो जाता है।
और कितना 85,000 रुपीज़। बहुत बढ़िया। परचेज रिटर्न अब बहुत सिंपल है। अब बहुत दोस्तों एक बहुत सिंपल आइडिया हम यूज़ करेंगे। परचेज रिटर्न, अब परचेज को लेस किया है तो परचेज रिटर्न को ऐड करेंगे। इजी हो जाता है, फटाफट आप लॉजिक से फटाफट करते जाओ ना। ठीक है, एक सोच लिया सब कनेक्ट हो गया, पहला सोच लिया बाकी सब कनेक्ट होते जा रहा है। गोइंग रिवर्स, हाँ गोइंग रिवर्स। रिवर्स में हम ऐसे भी सोचते हैं कि इनफ्लो वैसे ऐड होता है, रिवर्स में लेस होगा, और आउटफ्लो वैसे लेस होता है, रिवर्स में ऐड होगा। तो आप जरा उल्टा देना, इनफ्लो लेस, आउटफ्लो ऐड। ठीक है ना। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 रिसीव्ड मार्च फॉर कंसाइनमेंट बेसिस आउट ऑफ व्हिच, देखो एक तो बात तो कंसाइनमेंट पे जो गुड्स मिला वो गुड्स हमारा है नहीं, तो ये तो हमें 31 मार्च के स्टॉक में नहीं चाहिए। पहली बात तो बहुत क्लियर है अपने को, हाँ ये दिमाग में बात बैठा दो। अच्छा 60% सोल्ड बाय 10th अप्रैल, मतलब अभी भी 40% हमारे 10th अप्रैल के स्टॉक में पड़ा है। अब क्या करेंगे इसका, चलो हम इसकी बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाँ, तो हम जरा फिफ्थ पॉइंट को पकड़ लेते हैं, कंसाइनमेंट वाला। कंसाइनमेंट मतलब हमने एजेंट को दिया था, एजेंट हम एजेंट हैं, हम एजेंट हैं। रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट मतलब हम एजेंट हैं, तो हमारे गुड्स तो हैं ही नहीं ये। 60% सोल्ड है मतलब 40% पड़ा है, यस और नो। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 40%, यार ये हाँ 40% गुड्स है ना 10th अप्रैल को हैं। ठीक है, तो अपने को 31 मार्च को ये स्टॉक नहीं चाहिए, तो माइनस कर देंगे 40%। देखो 60% तो वैसे ही हमने बेच दिए तो वो तो चले गए, बाकी 40% अनसोल्ड पड़े हैं 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल को जो 40% अनसोल्ड पड़े हैं 10 अप्रैल के स्टॉक में इंक्लूड है, हटा दो ना, हमारे हैं ही नहीं ना यार। 15,000 के 40% मतलब 6,000, 6,000 रुपया हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। ये हो गया आपका। यहाँ पे आपने थोड़ा सोचा होगा, ये क्वेश्चन आप जरा ध्यान से किए होंगे। और सिक्स्थ, आफ्टर स्टॉक was taken, it was found that there was certain very old slow moving costing 14,850 should be taken at 9,500। ये दोस्तों पुराना स्लो मूविंग स्टॉक है, ये इंक्लूड है, हाँ इंक्लूड है, रहने दें रहने दो। बट बच्चों क्या है ना, इसकी वैल्यू कम करनी है, 9.5 मतलब 5,350 रुपए की वैल्यू कम करनी है। तो मतलब हम क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे 5,350, खत्म। अब जो भी आए प्लस माइनस करो, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है ना। आई होप एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। मेनली ये जो कंसाइनमेंट वाला है उसका ध्यान करेंगे। कंसाइनमेंट वाला स्टॉक हमने रिसीव किया एज एन एजेंट, तो जब हम रिसीव करते हैं एज एन एजेंट वो हमारा स्टॉक है ही नहीं, तो हमको तो हमारे बैलेंस शीट में दिखाना नहीं है। अगर 10th अप्रैल के स्टॉक में कुछ इंक्लूड है तो हटाओ। 60% 10th अप्रैल से पहले बेच दिया तो 40% 10th अप्रैल में इंक्लूड है, 40% होता है 6,000, उसको हटा दो, 31 मार्च को स्टॉक गुम हो जाएगा अपना। बहुत बढ़िया, डन विद दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं पे बच्चे थोड़े अटकते हैं। अच्छा ये है आपका मैन्युफैक्चरिंग का सम है दोस्तों, बहुत बढ़िया सिंपल सम है। आप इसको कहाँ कहाँ पोस्ट करेंगे मैं फटाफट बता देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड, मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये आपका डेबिट साइड, ये आपका डेबिट साइड। हम क्या करेंगे, कंजम्पशन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड। अच्छा परचेज रिटर्न क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट साइड लेस फ्रॉम परचेज, तो आपका क्या करेंगे, कंजम्पशन लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस परचेज रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये चारों आइटम्स मिलके आपका एक कंजम्पशन आ जाएगा। ये मैं बॉक्स बना देता हूँ। यस ठीक है। इनडायरेक्ट मटेरियल आप कहाँ पे लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले लेंगे। डायरेक्ट वेजेस
आप रॉ मटेरियल के नीचे डायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में डेबिट कर देंगे, इनडायरेक्ट वेजेस मैन्युफैक्चरिंग में फैक्ट्री ओवरहेड्स में ले लेंगे डेबिट, पावर इलेक्ट्रिसिटी ये भी फैक्ट्री ओवरहेड्स में मैन्युफैक्चरिंग में, रिपेयर्स मेंटेनेंस फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड फैक्ट्री ओवरहेड्स, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेल ऑफ स्क्रैप। दोस्तों ये आप क्या करेंगे, देखो सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग में क्रेडिट कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। खत्म हो गया, गेम इज ओवर। 5 मिनट का सम है, कितने 5 मार्क्स का सम है, गेम ओवर। कितना आसान सा आपको क्वेश्चन पूछा है बच्चों, कुछ है ही, ठीक है। तो आपका आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास 90,000 इक्विटी शेयर्स हैं, बट आखिरी क्वेश्चन हैं बच्चों, ध्यान से सुन लो, बस क्लोज कर देते हैं ये। और एक और रिडम्पशन है, 2 क्वेश्चन हैं। 9 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, उसमें 10,000 शेयर का अरियर्स है, 2 रुपया 20,000, ठीक है। 40,000 इक्विटी शेयर्स हैं, वो 4 पेडअप हैं, तो मतलब कुछ फुली पेडअप हैं बट उसमें अरियर्स है, कुछ पार्टली पेडअप हैं, फाइन। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश है, मतलब कैन बी यूज्ड फॉर बोनस शेयर्स, याद रखना। सीआरआर यूज कर सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फ्री रिजर्व्स भी पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, 1 अप्रैल 24 कंपनी मेड फाइनल कॉल ऑफ 6 ड्यूली रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल। तो कंपनी ने कॉल किया 4,000 शेयर पे 6 रुपए का, तो क्या एंट्री पास करेगा कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4,000 6 24,000, सॉरी ये आपका सेकंड एंट्री हो गया। पहला एंट्री ड्यू करने का एंट्री इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, पहले कॉल ड्यू करेंगे और फिर सेकंड एंट्री जो मैंने लिखा है वो कॉल रिसीव करने का सीधा लिख दिया, 24,000 40,000, तो 2,40,000 रुपये, एक जीरो बढ़ा देने का। तो आपके जो ऊपर वाले शेयर्स 40,000 शेयर्स हैं वो फुली पेडअप हो गए अभी, मतलब इनको भी आप बोनस दे सकते हैं। फिर बोल रहा है 1 मई को कंपनी ने बोला जो शेयर्स का पैसा नहीं आ रहा है उनको फॉरफिट टर्म करो, तो ये 1 अप्रैल की बात है। 1 मई को फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स फॉरफिट करेंगे जरा देख लेते हैं, 10,000 शेयर फॉरफिट करेंगे जिसमें 2 रुपया नहीं मिला, मतलब 8 रुपया मिला है। तो शेयर कैपिटल 10,000 शेयर इंटू 10 रुपया, मतलब 1 लाख रुपया डेबिट हो जाएगा। 2 कॉल्स इन अरियर्स 20,000 रुपया, 10,000 इंटू 2 शेयर फॉर फीचर जो पैसा मिला है 80,000 रुपया, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर फीचर हो गया, ये भी हो गया। रीशू करना है 11 रुपए में, अच्छी बात है, रीशू करो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इंटू 11 के हिसाब से 1,10,000 मिलेगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और हमें बहुत आसान सा केस है, 1 लाख। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 शेयर 1 रुपया, ये आपका हो गया 1 मई का एक और एंट्री। अच्छा, अब आपका जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है उसको आपको रिलीज करना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व में। कितना अमाउंट है, 80,000 रुपया। अच्छा, ये रियलाइज्ड है, हाँ ये कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड है। कैसे मालूम पड़ा रियलाइज्ड है, अरे इसका पैसा मिला है ऑलरेडी अपने को, वो हम जो रिटर्न नहीं कर रहे हैं शेयर होल्डर को, ठीक है। तो जो आपको शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है, शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है ये आपको क्या करना पड़ेगा, अरे यार एक मिनट, हाँ सीख रहा हूं अभी भी लिखने को इसमें, ठीक है ना। अभी हो गया बरोबर। अब आपका फॉरफीचर का बाद भी रीशू का भी एंट्री हो गया। अब आपको ना बोनस शेयर्स देने हैं 1 फॉर एवरी 2। अच्छा, अब आप ध्यान देंगे सब शेयर्स जिंदा हो गए, सब फुली पेड शेयर्स हैं। पुराने 90,000 शेयर और 40 90 1,30,000 शेयर,
और 1:2 के रेशो के हिसाब से 1,30,000 के सामने आपको 65,000 शेयर्स का बोनस देना पड़ेगा। तो बोनस आपका हेल्ड और बोनस, तो 1 for 2 हेल्ड, तो आपके पास 1,30,000 शेयर्स हैं, 90 और 40, तो आपको बोनस कितना मिलेगा 65,000 शेयर्स इंटू 10, तो आपको 6.5 लाख रुपए का बोनस इशू करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ, 6.5 लाख रुपए का आपको बोनस, 90 और फुली पेड अप नहीं होने चाहिए, फुली कॉल्ड अप होने चाहिए। ठीक है, हाँ फुली कॉल्ड अप होने चाहिए। अभी हमने उसको फुली पेड अप कर दिया, फॉरफिट करके रीइशू कर दिया और उसका पैसा लेके फुली पेड अप कर दिया। अब अपने को ये 6.5 लाख का बोनस कहाँ से देना है, तो हम सबसे पहले CRR को यूज़ करेंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए पहले हम CRR को यूज़ करेंगे जो 1,60,000 है। तो CRR अपना ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया। फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम यूज़ करो, 1 लाख सिक्योरिटीज़ प्रीमियम प्लस हमने यहाँ पे 10,000 का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम और लिया है, तो आपका सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 1,10,000। अच्छा, इसके बाद बच्चों कैपिटल रिजर्व यूज़ करो। कैपिटल रिजर्व रियलाइज्ड इन कैश पड़ा है अपने को कितना 60, और ये जो कैपिटल रिजर्व ये भी रियलाइज्ड इन कैश है, क्योंकि हम सब शेयर इशू किए थे तो हमने पैसा लिया था 60 और 80, 140, तो कितना हो गया ये 160 प्लस 110 प्लस 140, ये हो गया 410। 410 हमें 6.5 लाख चाहिए, तो हमें और 240 का कम पड़ रहा है, और 240 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व 120 यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जनरल रिजर्व 120 यूज़ कर लेते हैं, और बाकी जो बचा PNL में से 120 यूज़ कर लेंगे। इतना बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन बना के दिया है इन्होंने। तो आपकी एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, ये सब रिजर्व्स को डेबिट करेंगे, CRR अकाउंट डेबिट। उम्मीद है कि कैलकुलेशंस में हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया, सब ठीक चल रहा है, बिकॉज आई एम डूइंग इट सुपर फास्ट। अच्छा, कैपिटल रिजर्व देखो मैंने जो रियलाइज्ड इन कैश है वही यूज़ कर सकते हैं, तो पुराना तो रियलाइज्ड इन कैश है, प्लस अभी जो हमारा फॉरफीचर में कैपिटल रिजर्व है वो भी रियलाइज्ड इन कैश है, वो तो कैपिटल का पैसा मिला हुआ है। और जनरल रिजर्व आपने 120 यूज़ किया, और PNL भी आपने 120 यूज़ किया। टू बोनस टू शेयर होल्डर्स कितना 6.5 लाख, और फिर आप बोनस टू शेयर होल्डर्स टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 6.5 लाख, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। और इसमें लिखा है मिनिमम PNL यूज़ करेंगे, हमने वही किया, जो लास्ट में कम पड़ा उतना PNL में से हमने निकाल लिया, तो हमारा हो गया, ये भी हो गया, ये डन विद दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा अभी आता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, ये ओरली मैं डिस्कस कर लूँगा। आप देख लो, आपके प्रेफरेंस शेयर 75 पेड अप हैं, तो आपको तो पहले तो इसको फुली पेड अप करना पड़ेगा। जब तक प्रेफरेंस शेयर्स फुली पेड अप नहीं है आप रिडीम नहीं कर सकते। इसको आपको फुली पेड अप करेंगे ना तो ये 80 लाख के हो जाएंगे। 75 मतलब आपका चलो बच्चों आगे बढ़ेंगे। हमारे पास प्रीमियम पड़ा है, हाँ हमें रिडम्पशन करना है, तो आपको CRR ठीक है 85 अंडर दी टर्म्स ऑफ इशू प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल ऑन 31 मार्च। देखना आपने को रिडीम 31 मार्च को करना है, बहुत ही बढ़िया गेम वाला क्वेश्चन है। एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो आपका पहले तो फुली पेड अप करेंगे तो 5% ऑफ 80 लैक्स 4 लैक्स का रिडम्पशन का आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। In order to finance the redemption, company makes a right issue of 60,000 100 each, premium of 10%। तो आपका 60,000 इंटू 100 ये हो गया आपका 60 लैक्स, और उस पर 6 लाख का आपका प्रीमियम आएगा। बट ध्यान देना 25 बीइंग पेएबल ऑन एप्लीकेशन, 45 इंक्लूडिंग PM ऑन अलॉटमेंट,
बैलेंस ऑन 1 अगस्त, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये आपका 1 अगस्त को है, इसका मतलब है ये बाद में आ गया, बट अपने को ये नहीं चलेगा। अपने को खाली क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट को यहाँ पे इक्वेशन में यूज़ करना पड़ेगा। जो कॉल का पैसा बाद में आने वाला है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आपका, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आपका प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो आपका 60 लाख रुपए का दिया है, प्लस आप 20 लाख रुपए का कॉल ड्यू करेंगे, 80 लाख का हो जाएगा। और आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना देना है, 5% तो हो जाएगा 4 लाख रुपया। चलो अभी ज़रा हम इसकी फाइनेंसिंग की बात करते हैं। मैं फ्रेश इशू की बात करता हूँ। फ्रेश इशू में आपने कितने शेयर्स लिए हैं, 60,000 शेयर लिए हैं। अच्छा, लेकिन आप उसका एप्लीकेशन मनी काउंट करेंगे, हाँ 25 रुपये। अलॉटमेंट मनी में प्रीमियम इंक्लूड है, तो ज़रा प्रीमियम को अलग कर देते हैं। आपका प्रीमियम कितना है, 10% है, मतलब 10 रुपया, मतलब 35 रुपीज़ का आपका अलॉटमेंट मनी। इसका मतलब है 35 और 25, 60 रुपये का आपका हम शेयर कैपिटल मानेंगे, इंटू 60,000 शेयर्स, इंटू 60,000 शेयर्स कम्स टू 36 लैक्स। अब ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है जब हम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू इज इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस CRR, ठीक है ना। अब आप जब ये लिखेंगे तो आपको याद रखना है प्रेफरेंस शेयर्स का फेस वैल्यू लेना है, इक्विटी शेयर्स का भी फेस वैल्यू लेना है। लेकिन ऊपर एक और वर्ड लिखा है प्रोसीड्स, प्रोसीड्स मतलब अमाउंट कलेक्टेड। और आपका प्रेफरेंस शेयर्स जो नया शेयर इशू कर रहे हैं 60,000 इंटू 100, 60 लाख होता है, लेकिन रिडम्पशन तक आपको 60 लाख रुपया ड्यू नहीं हो रहा है, आपका 25 60 रुपया ही ड्यू हो रहा है। तो आप फ्रेश इशू कितना काउंट करेंगे, 60। तो आप देखो 80 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स है, आपका 36 लैक्स का फ्रेश इशू मानेंगे, तो आपको CRR बाकी निकालना पड़ेगा। और 80 में से आप 36 माइनस कर देंगे, 44 लैक्स का आपको CRR। एक बार कैलकुलेशन ज़रा चेक कर लेते हैं, मैंने ऐसे एडवांस में सॉल्व नहीं किया है, फटाफट आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ। बैलेंस शीट आप बना लेना, मैं वो नहीं बनाऊंगा, मैं कैलकुलेशंस आपको फटाफट बताते जाऊंगा। तो अपने पास 80,000 शेयर हैं, 100 के हिसाब से 80 लाख रुपया अपने को फाइनल कॉल करना पड़ेगा। फाइनल कॉल की एंट्रीज आपको पता है, ड्यू करके रिसीव कर लो बच्चों। उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है, आपका फ्रेश इशू 60,000 राइट शेयर्स हैं, 10 रुपया प्रीमियम है, 25 का कैपिटल है, 35 का दूसरा इंस्टॉलमेंट है, 10 का प्रीमियम हटा देंगे तो 60,000 का 60 36 लैक्स, और 80 में से 36 बाकी 44 का CRR है। और आप CRR कहाँ से निकाल लेंगे, ये आप निकाल लेंगे आउट ऑफ जनरल रिजर्व। आप उम्मीद है कि आप एंट्रीज तो पास कर लेंगे। अच्छा, तो आपकी इसकी फटाफट में एंट्रीज भी ओरली बता देता हूँ। सबसे पहले हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, 20 लाख का कॉल ड्यू करेंगे और 20 लाख का कॉल हम बच्चों रिसीव कर लेंगे। तो हमारे फुली पेड हो गए, क्योंकि फुली पेड के बिना इसको आप रिडीम कर ही नहीं सकते। उसके बाद हम फ्रेश इशू करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपको 60,000 शेयर का, मैं डेट्स नहीं लिख रहा हूँ, 25 रुपया आ गया, 60,000 शेयर का 25 रुपया, 15 लाख रुपए आपको यहाँ पे आ गए। और आपने ये शेयर इशू कर दिए, इनको दे दिए, राइट शेयर्स हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आपने 15 लाख रुपया कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। फिर आपने कॉल मनी ड्यू किया, इक्विटी शेयर नहीं अलॉटमेंट मनी ड्यू किया, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। आपके 60,000 शेयर में आपका 35 रुपये का कैपिटल होगा और 5 रुपये का 10 रुपये का प्रीमियम होगा।
तो आपका 60,000 शेयर 10 मतलब 6 लाख, और ये होता है 60,000 इंटू 35, 21 लाख रुपए, मतलब आप 27 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं कॉल अलॉटमेंट मनी के, और आपने अलॉटमेंट मनी भी रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। रिडम्पशन के डेट तक आपका ये काम 27 लाख रुपया आके हो गया, ठीक है ना। अपने 25 का एप्लीकेशन मनी 15, देखो 15 और 21 36 लैक्स होता है, तो कैपिटल 36 लाख आ गया। तो आपको ना सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व में से कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, आपको 44 लैक्स का सीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा। अब बोलेंगे सर पहले से सीआरआर क्रिएट बाय 42 किया, वो पुराना होगा ना, हमको थोड़ी मालूम है कौन सा सीआरआर है, वो पुराना सीआरआर होगा। यू डोंट हैव टू टच दैट, लेट इट रिमेन। वो बाद में बोनस के लिए कभी यूज़ करना है तो यूज़ कर सकते हैं। तो आपका सीआरआर क्रिएट हो गया। अब आप रिडम्पशन की तैयारी करो, और रिडम्पशन में आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अच्छा, आपको 84 लैक्स का रिडम्पशन करना है, लेकिन आपको इसमें फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कितना डेबिट करना पड़ेगा, 80 लाख का, तो बाकी 4 लाख का क्या है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4 लाख रुपया। तो टोटल आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में 84 लैक्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देंगे 84 लैक्स, और आपकी आखिरी एंट्री में आप ये जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है पीएनएल में से, यानी जनरल रिजर्व में से है ना, जनरल रिजर्व पड़ा है ना अभी भी हमारे पास, कितना पड़ा है 85, बहुत ज़्यादा जनरल रिजर्व पड़ा है, उसमें से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। सो आप जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 4 लाख रुपीज़ एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आपका बच्चों ये आपका रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी क्लियर हो गया। उम्मीद है बहुत क्लियर है सबको। देखो अलॉटमेंट का मनी 25 मार्च तक, मैंने डेट्स नहीं लिखे, 1 मार्च को इशू हो गया, 25 मार्च को अलॉटमेंट का पैसा आ गया, तो 31 मार्च तक जो आया वो काउंट करेंगे। जो 1 अगस्त को बाद में आएगा वो वाला काउंट नहीं करेंगे, वो वाला काउंट नहीं करेंगे फ्रेश इशू में। समझा कि नहीं समझा? तो दिस इज़ हाउ वी डील विथ इट। दोस्तों ये हमारा यहाँ पे पेपर कंप्लीट हुआ, बाकी थियरी है, और नाउ वी आर डन विथ फुल डिस्कशन ऑफ द पेपर। पूरा उम्मीद है कि आपको पेपर डिस्कशन में मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो अगर आपको ऐसे ही और बहुत सारे लेक्चर्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक बटन दबाना भूलिएगा मत अगर आपको हमारा डिस्कशन बहुत हेल्दी, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा तो। चलो टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। दिस साइड गुरमुख रागानी, थैंक्स अ लॉट।